चिंता की बात थोड़ी सी ये है, आज वो मार्केट को ऊपर ले गया और इसकी वजह ये थी, और यही मार्केट के असली मूवर्स होते हैं। अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स में क्या है, आईटीसी कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट मार्केट में होगा डेफिनेटली। इससे ऊपर ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेट इट क्रॉस दिस लेवल, तो वो चाहेंगे मार्केट्स ऊपर जाए। इट्स नेचुरल टू बी ऑप्टिमिस्टिक एंड बुलिश। सर, कल के दिन आपने कहा था कि मार्केट काफ़ी हाई वॉल्यूम पे गिर रहा है और इसकी वजह से बाउंस आएगा, और आज बाउंस अच्छा खासा आया सर। तो सवाल ये है कि क्या ये बाउंस सस्टेन्ड होगा? हाँ, कल के वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो हमने आपसे कहा था कि बहुत ही हाई वॉल्यूम पर मार्केट्स गिरे। पिछले 2 दिनों से एक्चुअली गिर रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है। और वॉल्यूम हाई होने का एक बड़ा कारण था कि आईटीसी में स्टेक सेल किया गया, वो भी एक वजह थी, लेकिन वो सिर्फ वजह नहीं थी। तो 2 चीज़ें यहाँ से निकल कर आई। एक तो बड़े पैमाने पर स्टॉक को डंप किया जा रहा है, और दूसरा शॉर्ट टर्म में कुछ प्लेयर्स द्वारा मार्केट्स को खरीदा जा रहा है। और अक्सर जब इतने हाई वॉल्यूम पर मार्केट्स गिरते हैं, तो कल के दिन मैंने आपके साथ शेयर किया कि एनएसई का टर्नओवर 1,20,000 करोड़ से ज़्यादा था, अनयूजुअली हाई। तो एक बाउंस आना ही था आज या कल में। और आज जिस तरीके से मार्केट्स गिरे और काफ़ी 1-2 घंटे तक गिरे रहे, और फिर सडन हमें मार्केट में राइज देखने को मिली। अगर आप नोट करें तो पिछले 2-3 दिनों से ऐसा हो रहा है, लेकिन वो एक कोई ज़रूरी नहीं था कि मार्केट को ऊपर ले गया। आज वो मार्केट को ऊपर ले गया, और इसकी वजह ये थी कि आज एक्सपायरी भी था, और हम जानते हैं एक्सपायरी में इस तरीके के मूव्स आते हैं। लेकिन जो बड़ी बात ये है कि मार्केट में अगर आप देखो ना, इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है। आपको नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ तेज़ी दिखेगी, लेकिन दरअसल मार्केट में बहुत कुछ हो रहा है। आप देखो, एनएसई का आईपीओ आने वाला है, और बहुत सारे स्टेक सेल्स हो रहे हैं। हम देख रहे हैं बड़े बड़े स्टेक सेल्स हो रहे हैं, और जो प्रमोटर्स इतने सालों से कंपनीज में बने हुए थे, वो भी उस कंपनी से एग्जिट कर रहे हैं। तो इस पूरे खेल को अगर आप समझेंगे तो मार्केट में बहुत कुछ हो रहा है। अब क्या मार्केट यहाँ से सस्टेन करेगा? मैंने आपके साथ क्लियर कट एनालिसिस शेयर की कि प्राइजेस जब तक चैनल में मूव कर रही हैं, तब तक कुछ मेजर नहीं होने वाला है। और जब तक एफआईआईज़ की पूरे तरीके से पोजीशंस, शॉर्ट पोजीशंस नहीं बिल्डअप हो जाएंगी, मार्केट में बड़े फॉल नहीं आएंगे। और ध्यान रहे, जुलाई आने वाला है, और जुलाई तक अगर हमारी यूएस के साथ डील नहीं हुई तो हमें मार्केट में बहुत कुछ हो सकता है। और डील अगर हो गई और वो हमारे नेगेटिव रही, तो भी मार्केट में बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए ये समय थोड़ा सावधान रहने का है। सर, एक बात बताइए कि कल के दिन एफआईआई और डीआईआई दोनों की बाइंग की फिगर्स आई, फिर भी मार्केट्स डाउन रहे, ऐसा क्यों? कल का दिन देखो, डीआईआई एफआईआईज़ की दोनों की बाइंग की फिगर आई, और ऐसा पॉसिबल है कि जो आईटीसी का स्टेक सेल हुआ है उसकी वजह से ये हुआ होगा। आईटीसी के अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टेक सेल्स हो रहे हैं। तो इस वक्त मार्केट में जो एक बड़ी चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि बहुत सारे बड़े बड़े स्टेक सेल हो रहे हैं। आपको पता है कि मई के महीने में कितने के स्टेक सेल या ब्लॉक डील्स हुए हैं? करीब 65,000 करोड़। और ये छोटी मोटी फिगर नहीं है। अगर आप देखें तो ये, अगर पिछले साल से हम देखें सितंबर से, तो शायद 3rd हाईएस्ट फिगर है। तो जब जून में, जब मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे थे, 1 लाख करोड़ के ब्लॉक डील्स और स्टेक सेल्स हुए थे। और मार्केट में मेजर फॉल आने से पहले अगस्त के महीने में 75,000 करोड़ के स्टेक सेल्स और ब्लॉक डील्स हुए थे। यानी कि जो मार्केट में अच्छी खासी तेजी थी, और ऐसे एंटिसिपेट उन लोगों ने किया कि मार्केट्स यहाँ से गिरेंगे, क्योंकि ये जो डील्स होती हैं, ये दरअसल जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, ये इन डील्स को करवाते हैं, और यही मार्केट के असली मूवर्स होते हैं। तो आप देखिए, सितंबर में आपने 1 लाख करोड़ के ब्लॉक डील्स किए, प्रमोटर्स ने अपने स्टेक बेचे।
उसके बाद अगस्त में आपने करीब 75,000 का बेचा, और उसके बाद अब ये हाईएस्ट हमें मई के महीने में देखने को मिला है। 65,000 करोड़ के ब्लॉक डील्स हुए हैं, और एक बार फिर मार्केट्स लगभग ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास पहुंच गए। अगर मई के महीने में आप देखें तो क्या ब्लॉक डील्स हुए हैं, आपने अभी सुना कि भारती में जो उनका इतने सालों से प्रमोटर है सिंगटेल, उन्होंने अपना स्टेक सेल किया करीब 13,000 करोड़ का। इसके बाद आप देखिए आईटीसी में बैट जो उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिटिश टोबैको, उसने भी करीब 13,000 करोड़ का स्टेक सेल किया। और ये बैट जो है 1900 से उसका प्रमोटर बना हुआ है, और उन्होंने भी अपना स्टेक से लाइट किया, इतना लाइट कर दिया कि उन्होंने जो उनका वीटो पावर था, बिकॉज वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर थे, उसको भी उन्होंने उससे भी नीचे आ गए। यानी कि अब उन्होंने कहा कि हमें इस कंपनी में इतना स्टेक नहीं रखना है, और हम अपना वीटो पावर भी छोड़ने को तैयार है। इसके अलावा आप देखिए कि पेटीएम में जो उनके प्रमोटर्स थे, उन्होंने स्टेक सेल किया। मैं जो चाइनीज़ प्रमोटर हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और इसके बाद JSW में आप देखिए तो ये जो एक टाइम पर इतना सारा जब ब्लॉक डील्स होते हैं और स्टेक सेल्स होते हैं, तो ये हमेशा ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट इस वक्त बहुत ही ओवर वैल्यूड एक्सपेंसिव टेरिटरी में है और यहाँ से मार्केट्स गिरने वाले हैं, इसीलिए उसका फ़ायदा उठाकर ये प्रमोटर्स बेच रहे हैं। क्योंकि अगर उन्हें ये अंदेशा हो कि मार्केट्स यहाँ से और ऊपर जाएंगे तो शायद वो कुछ दिन और रुक जाए, ऐसी कोई जल्दीबाजी की बात नहीं है। सर, कल के वीडियो में आपने ये कहा था कि पिछले 3 महीने से जो रैली चलता हुआ दिख रहा है, इसमें FII ने सिर्फ 16,000 करोड़ की बाइंग करी है और बाकी मेजरली DII ने खरीदा हुआ है। तो सर, क्या आगे भी DII मार्केट्स को ऐसे ही ऊपर लेके जा सकते हैं? हाँ, तो जब पिछले साल जब मार्केट्स गिरने शुरू हुए तो उन 5-6 महीनों में करीब 2.2 लाख करोड़ की FIIs ने सेलिंग की। ओके, और जब मार्केट्स काफ़ी गिर गए तो इसके बाद उन्होंने मार्च के महीने से बाइंग की, तो FIIs ने करीब 16,000 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा की बाइंग की, और हमने देखा कि उसका रिजल्ट क्या है। अब इस दौरान अगर आप देखें तो DIIs ने भी अच्छी खासी बाइंग की, उन्होंने 1 लाख करोड़ से ऊपर के पैसे पंप किए। तो अगर दोनों बाइंग करते रहेंगे या FIIs अगर कम सेलिंग करेंगे और DIIs ज़्यादा बाइंग करेंगे तो ऑब्वियसली मार्केट्स उतने ज़्यादा नहीं गिरेंगे। लेकिन द क्वेश्चन इज कि आखिर कब तक DIIs मार्केट को संभाले रहेंगे। अगर आप देखिए तो जो नए म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं उनमें भारी गिरावट देखने को मिली है। अगर आप पिछले साल जुलाई में जाएं तो करीब 12 लाख म्यूचुअल फंड न्यू इन्वेस्टर्स मार्केट में घुस रहे थे। आज इस महीने में अगर आप देखें तो 3 लाख घुसे हैं। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि पिछले दिनों जो मार्केट्स में इतनी वोलेटिलिटी देखने को मिली उसने रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ा चिंतित कर दिया है। बेशक इस वक्त भी काफ़ी लोग बुलिश हैं, वो बुलिश इसलिए हैं क्योंकि उनके पोर्टफोलियो फंसे हुए हैं, वो लॉस में हैं, तो वो चाहेंगे मार्केट्स ऊपर जाए। इट्स नेचुरल टू बी ऑप्टिमिस्टिक एंड बुलिश। बट अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स में अब कम लोग आ रहे हैं, वो उतना अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है, और इसी वजह से आप देखेंगे कि इतने सारे एड्स मार्केट में आ रहे हैं। और इस वक्त अगर आप म्यूचुअल फंड्स के एड्स को देखेंगे तो वो किसको टारगेट कर रहे हैं? वो उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो अभी तक मार्केट में नहीं आए हैं, थोड़ा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं ठीक है अब 500 रुपये ही लगाओ, मार्केट में आओ। तो वो स्ट्रैटेजी वो कर रहे हैं। अब वो जो HNIs और जो अपर मिडिल क्लास है उनको टारगेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो ऑलरेडी फंस चुके हैं, उनके पोर्टफोलियो अभी भी लॉस में चल रहे हैं। तो अब वो एक नया मार्केट की तलाश कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कब तक वो संभालेंगे। जब तक नए नए लोग आएंगे, म्यूचुअल फंड्स के पास पैसा आता जाएगा, वो बाइंग करेंगे, लेकिन कब तक आएगा। तो यहाँ से अगर एक और मेजर फॉल आता है तो मुझे लगता है इसके बाद म्यूचुअल फंड्स को नए इन्वेस्टर्स जुटाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर
आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टी बैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड RA, आई कैन टेल यू, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं। और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। सर, आईटीसी का जो ब्लॉक डील हुआ है, इसमें आईटीसी का पेरेंट कंपनी जो है बैट, तो इसने अपना स्टेक जो है सेल किया हुआ है सर। तो ऐसा क्यों, और क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ओके, आई थिंक ये आईटीसी के लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का एक पार्ट है। देखो क्या है, आईटीसी डाइवर्सिफाई कर रही है, अलग अलग सेगमेंट्स में काम करती है। एफएमसीजी में काफ़ी ज़्यादा वो एक्सपैंड कर रही है, नए प्रोडक्ट्स डाल रही है। बट एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो जैसे रिलायंस है ना, वो कितने भी प्रोडक्ट्स बना लेती है, उसे हम ऑयल एंड गैस की कंपनी ही मानते हैं, क्योंकि मेजर रेवेन्यू वहीं से आता है। उसी तरीके से आईटीसी कितना भी डाइवर्सिफाई कर ले तो उसे सिगरेट की कंपनी, टोबैको की कंपनी ही मानी जाती है। अब आईटीसी का गेम प्लान क्या है? टोबैको में हम बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते, इस साइज पे, इस बेस पे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सकते, तो हमें यहाँ से निकलना है। अब अगर आपका मेजर प्रमोटर जो 25% स्टेक होल्ड करता है कंपनी में, वही टोबैको की कंपनी है, मैं बैट की बात कर रहा हूँ जो कि टोबैको की कंपनी है, तो फिर आप उस शिकंजे से निकल नहीं पाएंगे। तो इस वजह से मुझे लगता है कि बैट और आईटीसी में कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हुआ है कि भाई आप अपने स्टेक को कम करिए, धीरे धीरे आप निकलिए, ताकि हम अपने आप को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर सकें। तो ये मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में इट्स अ पॉजिटिव स्टेप, क्योंकि अब वो टोबैको कंपनी के जो ब्रांडिंग है उससे निकल रहे हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये नेगेटिव है, क्योंकि जब भी इतना बड़ा प्रमोटर निकल कर जाता है तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ होती है। अब देखिए, अभी तक इनके पास वीटो का पावर था, क्योंकि 25% स्टेक ये होल्ड करते थे। अब ये 22% से नीचे आ गए, यानी कि अब इनका वीटो भी नहीं रहा, यानी कि अब आईटीसी का बोर्ड पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकता है। अब क्या होता है, 25% लेने पर जब भी ये कोई डिसीजन लेना चाहते थे कि भाई हम ये नया फील्ड में जा रहे हैं, तो वो अड़ंगा लगा देते थे। तो इस तरीके से इसका एक बड़ा फ़ायदा क्या है कि आईटीसी को फुल फ्रीडम अब मिल जाएगी, वो जिस भी डायरेक्शन पे चाहें वो जा सकते हैं। लेकिन वो इस चीज़ को क्यों एग्री उन्होंने किया, ये सोचने वाली बात है। और मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये सिर्फ आईटीसी में नहीं हो रहा है, बहुत सारी कंपनीज़ में ऐसा हो रहा है कि जो लॉन्ग टर्म प्रमोटर्स हैं वो छोड़कर जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें फ्यूचर ग्रोथ से रिलेटेड अनसर्टेनिटी दिख रही है कि भाई ठीक है, इस वक्त मार्केट हाई है, आगे का बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो हम निकलें। अगर ये चीज़ की वजह से वो निकल रहे हैं तो ये चिंता की बात है। ओवरऑल आईटीसी इज़ अ ग्रेट कंपनी, और मुझे लगता है कि ये स्टेप लॉन्ग टर्म में कंपनी के लिए पॉजिटिव ही रहेगा। हालांकि हमने अभी रिसेंटली अपने मेंबरशिप में आईटीसी का वीडियो भी डाला है, उसमें हमने आपके साथ शेयर किया है कि इस स्टॉक को हर किसी को पता है कि ये एक अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, लेकिन इसमें अगर आपको पैसे बनाने हैं, किस प्राइस पे आपको घुसना है,
किस वैल्यू जोन में आपको घुसना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर थोड़ा सा टैरिफ की बात करते हैं। यूएस चाइना और यूएस यूके के डील तो हो गए सर, इंडिया के साथ डील नहीं हो पा रहा और 90 डेज़ हमारे ख़त्म होने को है, तो जुलाई 8 के बाद क्या होगा सर? हाँ, तो ये जो हमारा टैरिफ में पॉज लगा हुआ है वो जुलाई 8 को ख़त्म होने वाला है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई ये पहले डील अगर हो जाए उससे पहले तो हम टैरिफ नहीं लगाएंगे और नहीं हुआ तो फिर हम टैरिफ लगाएंगे। अब दोनों ही सिचुएशन हमारे फेवर में बनती हुई नहीं दिख रही है। अगर तो डील नहीं हुई तो ऑब्वियसली हमें मार झेलनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट्स हमारे इम्पैक्टेड होंगे, मार्केट्स पर इसका सिवियर इम्पैक्ट पड़ेगा। और डील अगर हो गई तो किस शर्तों पर होती है? देखो, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया, मामला कहाँ अटका हुआ है। मामला अटका हुआ है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे, और जो जीएम क्रॉप जो सीड्स होती हैं उसके लिए अमेरिका पुश कर रहा है, जिसको हम नहीं यूज़ करना चाहते। साथ ही डेयरी में जो वो घुसना चाहते हैं उस पर हम थोड़ा कॉशियस रहना चाहते हैं। और अब जो अगर खबरों की माने तो थोड़ा गवर्नमेंट का एटीट्यूड थोड़ा सॉफ्ट होने लगा है और शायद वो काफ़ी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स से टैरिफ्स को शायद कम कर दें, शायद कुछ पे हटा दें, या कुछ पे ऐसी बात चल रही है कि एक मिनिमम प्राइस वहाँ पर रखा जाए कि भाई इतना प्राइस तो आपको रखना होगा ताकि हमारे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना पड़े। ओवरऑल अगर ये डील हुई, मुझे लगता है और मेरा गट फीलिंग है, अगर ये डील हुई तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा हमें झुकना पड़ेगा। मतलब जिस चीज़ों के लिए हम अड़े हुए थे एग्रीकल्चर सेक्टर में खास करके, उसको लेकर हमें थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। हम जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप किन अपने शर्तों पे काम कराना पसंद करते हैं। तो अभी जो हो रहा है कि वो जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, डेयरी हो गए, इन सब पे डिमांड कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, कई बार उन्होंने कहा है कि इंडिया हैज़ एग्रीड टू रिमूव ऑल टैरिफ्स, जो कि हमारी गवर्नमेंट ने उसका खंडन किया। तो मुझे लगता है कि अगर डील हो गई और थोड़ा हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, शॉर्ट टर्म में तो मार्केट्स थोड़े मजे लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो नेगेटिव होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम टैरिफ्स हटा रहे हैं या कम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट मार्केट में होगा डेफिनेटली। और इसी से रिलेटेड मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, उन्होंने जो रेमिटेंस होता है ना, हमारे जो भाई बंधु लोग यूएसए में काम करते हैं, वो वहाँ से पैसे भेजते हैं, हम भी भेजा करते थे, तो वो पैसे पर अब उन्होंने 3.5% का टैक्स लगा दिया है। अब ये ना बहुत ख़तरनाक है और बहुत ज़्यादा हमारी इकॉनमी को इम्पैक्ट करेगा। आज भी आप देखेंगे कि कितने ऐसे लोग हैं हमारे देश में जिनके घर परिवार रेमिटेंस से चल रहे होते हैं। गरीब गरीब घर के लोग बाहर जाके काम करते हैं, गल्फ़ में काम करते हैं, यूके, यूएस, अफ्रीका, और वहाँ से पैसे भेजते हैं और उनकी वजह से इकॉनमी चलती है उन स्टेट्स की। एक टाइम पर पूरी केरला की इकॉनमी गल्फ़ से चलती थी क्योंकि वहाँ से पैसे आते थे। आज भी आप देखिए, ये जो 5-5, 10-10 करोड़ के फ्लैट बिक रहे होते हैं, कौन इंडियन इतने पैसे कमाता है? वो सारा बाहर का पैसा आता है, ज़्यादातर या तो ब्लैक मनी आता है या बाहर का पैसा आता है। तो एज़ पर वन एस्टिमेट, ये जो रेमिटेंस का पैसा आता है इंडिया में, इसका जो प्रोजेक्शंस हैं बाई 2030, यानी अगले 4 सालों में, ये $190 बिलियन का है। तो अगर यूएस से, सिर्फ यूएस से, ओके, ये जो फिगर मैं शेयर कर रहा हूँ ये सभी कंट्रीज़ की मिलाकर हैं, और यूएस का लायन शेयर है, क्योंकि हम जानते हैं जो वाइट कॉलर जॉब्स लोग होते हैं वो अमेरिका में जाके काम करते हैं, गल्फ़ में तो थोड़े लोअर लेवल के लोग काम करते हैं यूजुअली। तो इसका एक बड़ा शेयर अमेरिका का होगा, और अगर अमेरिका ने ये जो लगाया तो भाई आपके हाथ में पैसे ही कितने बचेंगे आप भेजेंगे, तो ये हमारी इकॉनमी को सीवियरली इम्पैक्ट करेगा। ओके, तो मतलब
सम एस्टिमेट्स आर टेलिंग कि ये आपके 25% से ज़्यादा का लॉस हो जाएगा। ओके, तो ये खतरनाक है। और अगर मैं अगर डिसीजन मेकर होता तो मैं क्या करता? मैं कहता आप हमारे पैसे जो लोग वहाँ से लेकर आते हैं आप उस पर टैक्स लगा रहे हो, तो आपके एफआईएस जो यहाँ से ले जाते हैं ना, मैं उस पर भी लगाऊंगा। लगानी चाहिए, टिट फॉर टैट होना चाहिए। तो ये इकॉनमी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। होपफुली वो कुछ टाइम के बाद हटा दें, अच्छी बात है। और आप सोचिए, एक तरफ आप टैरिफ लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमारे टैरिफ हटाने की बात कर रहे हैं, और फिर वहाँ से जो लोग कमा के पैसे भेज रहे हैं उस पर भी आप टैक्स लगा रहे हैं। तो अब तो हर तरफ से हमें मार रहे हैं। तो ये इकॉनमी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और अब ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि हर तरफ से हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। सर, अभी थोड़े से ऑडियंस के सवाल ले लेते हैं। सबसे पहले जस्ट लॉजिकल जी पूछ रहे हैं कि एज पर हिम यूएस रैली इज सस्टेनेबल बट इंडिया रैली इज नॉट। व्हाई इंडियाज फंडामेंटल इज बैड बट यूएस फंडामेंटल इज गुड? ओके, तो आई डोंट रिमेंबर कि मैंने कभी कहा हो कि यूएस की रैली सस्टेनेबल है। यूएस तो इस वक्त सबसे ज़्यादा क्राइसिस में है। उनका डेट टू जीडीपी रेशियो छप्पर फाड़ के ऊपर चला गया है, 120% से ऊपर चला गया है। और यूएसए की हालत अभी ऐसी है जैसे जो एक जर्जर घर नहीं होते कि जिसमें लगता है कि कब गिर जाए, लेकिन लोग फिर भी रह रहे होते हैं इस होप में भी कुछ नहीं होगा, और उन्हें लगता है कि अरे यार 1 साल से तो कुछ नहीं हुआ, आगे क्या होगा। तो वैसी हालत है, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें कर रहा है। तो पहली बात तो ये कि यूएसए की हालत अच्छी नहीं है, रिसेशन के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ठीक है, आपने डील वील कर लिया, मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ के मार्केट्स इसी तरीके से चलते रहेंगे। और जिस दिन वहाँ के मार्केट क्रैश होंगे, सारी दुनिया के क्रैश होंगे। तो खतरा सब तरफ बना हुआ है, और जिस दिन यूएस से क्रैश होगा पूरी दुनिया क्रैश होगी। सर, अगले सवाल पे आते हैं। अंकित जी पूछ रहे हैं कि इन्वेस्ट फॉर अल्फा का टाइमिंग क्या है? हाँ, तो टाइमिंग्स देखिए, ये 2 दिन का हमारा प्रोग्राम है, टोटली ऑनलाइन होगा, लाइव स्ट्रीम होगा, जूम से आप कनेक्टेड रहेंगे, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। और ये 9:30 to 6:30 फुल टाइम होगा। बीच में ऑफ कोर्स टी ब्रेक एंड लंच ब्रेक्स होंगे। पूरी तरीके से ऑनलाइन है, आप घर में बैठ के इसे देख सकते हैं। और इनकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो हम साइट पर अपलोड करेंगे, तो आप उसको बाद में भी दोबारा सीख सकते हैं। आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप हमारी टीम उससे आपसे लेगी, और लाइव आप क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं। एंड सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले कुछ दिनों में मार्केट कहाँ जाता हुआ दिख रहा है आपको? आज का डेटा अगर मैं देखूं तो कल से थोड़ा बेटर है। हालांकि पुट कॉल रेशियो में अभी काफ़ी वीकनेस बनी हुई है। ओके, चिंता की बात थोड़ी सी ये है कि जो अब जून महीने के हम जो प्रीमियम्स देख रहे हैं फ्यूचर के, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 120-130 के आसपास हैं, ज़्यादा होने चाहिए थे। तो ये थोड़ा हमें कॉशियसनेस इंडिकेट कर रहा है। पुट कॉल रेशियो को अगर मैं देखूं तो ये वहाँ पे अभी भी 0.89 के आसपास है, थोड़ा और ऊपर होना चाहिए था आज जो रिकवरी हुई है। बट आज की जो रिकवरी है ना, इस पर अभी हम कोई व्यू नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि आज एक्सपायरी था, आधे दिन मार्केट्स डाउन रहे, सडनली मार्केट्स ऊपर गए, लोगों को अपनी पोजीशंस काटनी होती हैं, कुछ मार्केट को इन्फ्लुएंस करना होता है, तो ये सब खेल होता है एक्सपायरी के दिन। कल का दिन देखते हैं, कल मार्केट खुलने दीजिए और देखने दीजिए कि कैसे क्लोजिंग होती है। ओवरऑल मेरा व्यू है थोड़ा कॉशियस, और मैंने आपके साथ शेयर किया कि जब तक मार्केट्स उस चैनल पे हैं तब तक ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। और अभी अगर हम लेवल्स की बात करें तो 24,650, इससे ऊपर ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेट इट क्रॉस दिस लेवल एंड लेट इट क्लोज बिलो दिस लेवल, देन विल गेट लिटिल बिट वरीड। ओके, तो जब वो आएगा हम बात करेंगे। फिलहाल जैसा चल रहा है, ऊपर नीचे चलेगा। चार्ट्स में कोई मेजर कुछ फटने का सीन नहीं दिख रहा है। डेटा में थोड़ा कॉशियसनेस और
जिसे कहते हैं ना मॉडरेटली बुलिशनेस हमें दिख रही है, बहुत ज़्यादा बीरिशनेस भी अभी नहीं दिख रही है। तो इसलिए जैसा चल रहा है अभी वैसा चलेगा। रीज़न क्या है, एफआईआईज़ को अभी पूरी पोजीशंस बनानी है, शॉर्ट पोजीशंस बनानी है डेरिवेटिव मार्केट में और फेयर मार्केट में खेला होगा।